हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जेएसएससी के द्वारा जो आज ही वैकेंसी जारी की गई है एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के, तो उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड नोटिफिकेशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। खासकर इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, साथ ही इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन भर सकता है इस फॉर्म को, कितने कुल पोस्ट है इसमें, साथ ही इसका जो सिलेबस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है सिलेबस। इसमें परीक्षा किस आधार पर होगी, कौन कौन से पेपर होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, कुल कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें एप्लीकेशन फीस क्या है और कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, रेसिडेंशियल और कास्ट कब का इशू होना चाहिए, उन सभी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप एक्साइज कांस्टेबल के फॉर्म भर रहे हैं और उसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाइव बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है। और ये प्रारंभ जो हो रहा है वो 10 फरवरी से ये प्रारंभ हो रहा है। और इस लाइव बैच में आप जुड़िए, संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए। अगर अभी आप पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3 के लिए जुड़ते हैं, तो आपको संपूर्ण कोर्सेज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, क्लास नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गए, वो सारे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो अभी फीस है, जो पेपर 3 का जो फीस है, मात्र ये 3000 की जगह अभी 1500 मात्र लगेगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर हमारा दिख रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए। वहां पर भी आप फोन पे, गूगल पे और अन्य माध्यम से पेमेंट करके क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए। ये 10 फरवरी से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आवेदन को देखते हैं कि आवेदन आप कब से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो वैकेंसी जो जारी किया गया है, जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के लिए। इस परीक्षा का जो नाम है, ये विज्ञापन संख्या 2022 का ये पहला वैकेंसी होगा जेएसएससी के लिए। जेएसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन, चूंकि अब इसमें ऑफलाइन आपको नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो 25 फरवरी से 26 मार्च के बीच में, एक महीने का समय लगभग दिया गया है। 25 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि आने वाले 26 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। साथ ही इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, परीक्षा शुल्क वगैरह भी और फोटो वगैरह अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सारा जो वैलिड ईमेल आईडी है, इसके अलावा मोबाइल नंबर है, वो सारे के सारे वैलिड इंटर करना है, जो कि क्योंकि इसका फ्यूचर में काम आता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया, ये 2022 का ये वैकेंसी है, पहला वैकेंसी है जेएसएससी का 2022 का, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इसमें कुल सीट कितने हैं, कुल जो पद है वो कुल कितने हैं, उसको आप यहां पर देखिएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कुल 583 जो है कुल इसमें पद हैं, जो कि बहुत अच्छे पद हैं, मतलब कि बहुत अच्छे खासे पद है। इतने सालों से वैकेंसी ना होना और उसके बाद इतनी संख्या में पद आना, ऐसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ही पद है, लेकिन जो इस एक पोस्ट के लिए निकाला गया है वो बेहतर है आपके लिए। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के अंतर्गत आएगा। इसमें वही चीज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व का अलग पोस्ट है, 237 के लगभग है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 1 में आता है, पिछड़ा वर्ग 2 में आता है, और साथ ही आपका जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसका 10% रिजर्वेशन है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब कि अच्छे खासे हर एक रिजर्वेशन कैटेगरी में भी पद है। तो एक चीज और, यहाँ पर बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि अपना रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हुए भी वो जनरल से भरते हैं, तो ऐसे आप गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसी कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा, और कोशिश कीजिए कि अपना जल्द से जल्द सर्टिफिकेट वगैरह बनवा ले। 2 चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, एक रेसिडेंशियल की और एक कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आप रिजर्वेशन कास्ट का लेना चाहते हैं तो। और 25 फरवरी से फॉर्म भराने वाला है, तो अभी से भी अप्लाई कीजिएगा, कल परसों भी अप्लाई कर देते हैं तो 25 फरवरी तक, आजकल तो ऑनलाइन बन जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसे कौन भर सकता है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो
सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इसका पे मैट्रिक्स, बहुत सारे छात्र इसको लेकर चिंता में रहते हैं कि हमें इसमें सैलरी कितना होगा। अच्छे खासे है इसमें, क्योंकि इसका लेवल अगर देखिएगा तो अन्य वैकेंसी के मुकाबले ये अलग है। तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स, लेकिन अच्छे खासे हैं यहाँ पर 19,900 से 63,200। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10वीं पास। जो छात्र 10वीं पास है वो भर सकता है, जो छात्र 10वीं पास है वो भर सकता है। तो आप इसमें जरूर भरिएगा, बहुत सारे छात्र इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कट ऑफ डेट भी, कि न्यूनतम कट ऑफ डेट कितना है और मैक्सिमम कट ऑफ डेट कितना है, और किस दिन को काउंट करना है, उसकी गणना किस दिन की जाएगी, और बाकी सब यहां पर कुछ दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर क्या नियम है, तो एक नियम यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो अनिवार्य है ही कि 10वीं आपको, 10th जो है आपको 10वीं कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह हो, इसको ध्यान में रखें। साथ ही एक चीज और ध्यान में रखना है, जो नियम बनाया गया है नियमावली में, तो आपको पता ही होगा कि जो झारखंड से 10वीं किया हो, 12वीं यहां पर तो लागू नहीं होगी क्योंकि मिनिमम इसका 12वीं ही है शैक्षणिक योग्यता, तो 12वीं से कोई मतलब नहीं है। 10वीं कम से कम आप झारखंड से किए हो। कोई छात्र ये बोलेगा सर कि हम 10वीं झारखंड से किए हैं, 12वीं दूसरी जगह से किए हैं, दूसरे स्टेट से, तो क्या भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए आपसे सिर्फ मांगा गया है कि 10वीं झारखंड से होना चाहिए। हाँ, सीजीएल वाले नहीं भर सकते क्योंकि 10वीं प्लस 12वीं आपको वहां पर चाहिए होता है, लेकिन यहां पर आप भर सकते हैं। 10वीं ही सिर्फ आपका झारखंड से होना चाहिए, और झारखंड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले के लिए नियम है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले के लिए हैं तो ये 10वीं का नियम आप पर लागू नहीं होता है। अगर रिजर्वेशन में है आप, 10वीं आप झारखंड से या झारखंड के बाहर से किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं जो आप रिजर्वेशन में आते हैं उसी में। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है कुछ खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए अलग है। अब यहां पर देखिए, चूंकि एक्साइज जो कांस्टेबल है, इसमें कुछ ये पुलिस विभाग में बोल सकते हैं कि ये नौकरी होती है, तो इसमें आपको शारीरिक माप, शारीरिक योग्यता भी आपको यहाँ पर जरूरी होता है। जैसे कि उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ पर कितना ऊंचाई होनी चाहिए उसका, और सीना कितना होना चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के अलग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, पिछड़ा वन के लिए, पिछड़ा 2 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। हम हर एक का रीड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, वहां पर देख लीजिएगा आप। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखिएगा महिला के लिए जो ऊंचाई है वो न्यूनतम 148 और सीना का माप नहीं किया जाता इन लग। अब दौड़ वगैरह के लिए भी यहाँ पर, जैसे कि शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर चिकित्सीय है, चूंकि मेडिकल वगैरह भी इनका किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब आयु सीमा में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन भर सकता है? जैसे कि 10वीं क्वालिफिकेशन हो जाए तो आप बहुत सारे छात्र इसमें भरेंगे, तो कौन कौन इसमें भर सकते हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कट ऑफ डेट यहां पर गणना करने का है वो 1 अगस्त 2022 है। मतलब कि आप मिनिमम का या फिर मैक्सिमम का, जैसे कि बोला गया है कि यहां पर अधिकतम, न्यूनतम तो 18 वर्ष। 18 वर्ष किस दिन तक? 18 वर्ष किस दिन तक? 1 अगस्त 2022 तक आपका 18 वर्ष कम से कम हो जाना चाहिए। जैसे कि किसी छात्र का जो 18 वर्ष पूर रहा है वो दिसंबर 2022 में पूर रहा है, तो भर सकता है? नहीं भर सकता है। 1 अगस्त 2022 से पहले आपका 18 वर्ष पूर जाना, मतलब उस दिन भी या फिर उससे पहले तक आपका 18 वर्ष पूर जाना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। ये तो न्यूनतम की बात होगी। अब अधिकतम की बात करते हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, मेल हैं, मेल पुरुष वर्ग में है, तो मैक्सिमम 25 वर्ष। 25 वर्ष किस दिन? 1 अगस्त 2022 तक आपका 25 वर्ष काउंट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 अगस्त 2022 को 25 वर्ष से ज्यादा हो जाता है तो आप नहीं भर सकते हैं। ये अनरिजर्व और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं पुरुष, उनके लिए। अब यहां पर पुरुष जो पिछड़ा वर्ग 1 में या फिर पिछड़ा वर्ग 2 में आ रहे हैं, तो उनके लिए 27 वर्ष है। मतलब 1 अगस्त 2022 तक आपका 27 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महिला वर्ग है, महिला चाहे वो रिजर्व हो या फिर अनरिजर्व हो, उनके लिए
28 वर्ष है। और अगर मान लीजिए कोई अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए 30 वर्ष का समय दिया गया है। अधिकतम एज उनकी 30 वर्ष है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उनका 30 है। तो ये कट ऑफ डेट आप समझ गए होंगे। क्लियर? अगर भूतपूर्व सैनिकों को है तो वहां पर कुछ यहां पर छूट दी जा रही है, 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट यहां पर देने की बात कही गई है। लेकिन हाँ, प्रमाण पत्र उसका आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा जांच के समय। अब पात्रता वगैरह यहाँ पर क्या है उनके लिए, फिर यहाँ पर कुछ नियम वगैरह दिए। आरक्षण का लाभ, जो आरक्षण आवेदन देने वक्त जो आरक्षण कैटेगरी, मतलब कि आप कैटेगरी चूज कीजिएगा तभी आपको सिलेक्ट कीजिएगा तभी आपको मिलेगा आरक्षण का लाभ, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो स्थानीय प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, तो इसमें भी वही नियम है जो सीजीएल में था। जैसे कि स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए वही है कि आरक्षण का दावा अगर कर रहे हैं तो आपके पास जो रेसिडेंशियल आवासीय जो प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो बना होना चाहिए, तो वो अगर एसडीओ लेवल का अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बना हुआ है तो 2016, और इसके बाद जैसे कि यहां पर देख लिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र 2 तरह का हो सकता है, एक एसडीओ लेवल का और एक सीओ लेवल का। अगर 2016 से 2019 के बीच का अगर बना हुआ है तो अगर एसडीओ लेवल का लेकिन अगर बना हुआ है तभी यह मान्य है, और अगर 2019 के बाद का बना हुआ है के बाद, तो अगर ये सीओ लेवल का भी, अब तो सीओ लेवल का ही बनता है, तो ये मान्य है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब बोलिएगा मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2016 के पहले का है, 2016 में भी एग्जैक्ट डेट है 2 जून 2016, 2 जून 2016 से 19/7/2019 के बीच का एसडीओ लेवल का बना हुआ है तो वो मान्य है। इस दौरान अगर सीओ लेवल का बना हुआ है तो नहीं मान्य है। और अगर 2016 से पहले अगर एसडीओ, डीसी या फिर कोई भी बना के दिया है तो मान्य कभी नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और 2019 के बाद अगर सीओ लेवल का बना हुआ है तो वो मान्य है। ये रेसिडेंशियल से संबंधित नियम था। अब यहां पर जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे छात्र को इसमें डाउट होता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए नियम है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अनुमंडल के उपायुक्त से निर्गत है तो वो मान्य है। कब का? 25 फरवरी 2019 से पहले। 25 फरवरी 2019 से पहले एसडीओ या फिर डीसी या फिर उनके अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अगर जारी है तो ये मान्य है पहले। और अगर 25 फरवरी 2019 के बाद जारी हुआ है सीओ लेवल का तो ये मान्य है। क्लियर है? वही चीज यहां पर है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए थोड़ा यहां पर अलग नियम है। उनके लिए नियम है कि 29 अगस्त 2012 को या फिर उसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से नन क्रीमीलियर, गैर क्रीमीलियर जाति प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो मान्य है। क्लियर है? अगर मान लीजिए उनकी वैधता खत्म हो गई तो आपको एक स्व घोषणा पत्र उसके साथ अटैच करना होगा, जो यहां पर उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और अन्य के लिए भी यहां पर 25 फरवरी 2000 बाद के को यहां पर माना गया है कि वो मान्य होगा, सीयू लेवल का भी इशू है तो भी। क्लियर है यहां तक सभी को? ईडब्ल्यूएस के लिए आपको वही पता है कि इसमें संपत्ति का ब्यौरा के आधार पर जारी किया जाता है, तो आजकल तो नए बन रहा है तो उसके लिए कट ऑफ डेट की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये जो हमने सर्टिफिकेट वगैरह से संबंधित सारी चीजें हमने बता दी हैं। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन के समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं कि मेरा नाम 10वीं में अलग था, 12वीं में अलग है, फिर मैट्रिक में मतलब कि ग्रेजुएशन में अलग है, तो पता नहीं आजकल नाम वगैरह भी अलग अलग स्टूडेंट क्यों लिखाते हैं। कोई अगर मान लीजिए जैसे एक नाम था यहाँ पर रीता, तो रीता इस तरह से, तो एक छात्र ने हमें बोला कि 10वीं हमने इस तरह से नाम रखा रीता। सिग्नेचर जो करते हैं वो इस तरह से रीता, RITA, दोनों में देखिए नाम तो वही लग रहा है लेकिन स्पेलिंग का मिस्टेक है।
12वीं जब हुआ तो पता चला कि 12वीं में इन्होंने करवा लिया सिग्नेचर के आधार पर RIT है, रीटा। जब भी हम कोई किसी भी लेवल का फॉर्म भरते हैं तो 10वीं को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। यहां पर तो मिस्टेक होगा ना उनका, अगर वेरिफिकेशन होता है तो रद्द भी किया जा सकता है अगर वैसा स्थिति बनती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 10th में जो आपका नाम है वही सबसे वैलिड होता है। कोई भी फॉर्म देखिए, फॉर्म भरते वक्त इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। 10वीं का तो उसी के आधार पर जितने भी वर्तनी है, स्पेलिंग है, 10वीं में जो है उसी को आप ध्यान में रखिएगा। अगर कुछ बदलता है तो उसका एक एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा। अब तो सर्टिफिकेट नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन एफिडेविट वगैरह बना लीजिएगा कि हाँ जो मेरा 10th में नाम है वही थोड़ा मिस्टेक की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और वही आप एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस वगैरह की बात करें तो एप्लीकेशन फीस शायद 100 रुपया है, इसमें ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में ही दिया हुआ था 100 रुपया ही है। अगर ST SC में अगर आते हैं आप ST या SC कैटेगरी में तो उनके लिए 50 रुपया है एप्लीकेशन फीस। क्लियर है। अब परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, परीक्षा मतलब कि किस लेवल की ली जाएगी, तो इसमें ध्यान रखिएगा 3 स्तरीय परीक्षा है। 3 स्तर पर 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। पहला जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा। दूसरा इसमें होगा वो एक मिनट, इसमें पहला जो प्रशिक्षण होगा वो लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगा। इसका मान्यता ये झारखंड सरकार इसी को लेकर बात कही थी ना कि पहले हम फिजिकल करवाएंगे, फिर रिटन लेंगे और फिर मेडिकल जांच करवाएंगे, पता नहीं। तो उसकी वजह से सामान्यतः नियम ये होता है कि पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद दौड़ वगैरह जो फिजिकल वगैरह हो, और फिर मेडिकल वगैरह। लेकिन झारखंड सरकार तो झारखंड सरकार है, नई सरकार बनी है तो कुछ नियम तो नहीं लागू होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब कि जो शारीरिक जो जांच है, शारीरिक जो जांच है वो पहले लिया जाएगा, फिर उसके बाद रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, रिटेन एग्जाम, और फिर उसके बाद तीसरा स्टेज जो है वो मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है। तो ये 3 स्टेप में, 3 चरण में ये परीक्षा होगी। शारीरिक जांच मतलब कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, रिटन एग्जाम। अब तीनों में क्या क्या किया जाता है आगे हम बताएंगे। पहले ये 3 ध्यान रखिए कि आपको परीक्षा ये 3 चरण से आपको गुजरना होगा। शारीरिक जांच कराया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण वही दौड़ वगैरह जो है वही चीजें इसमें है, फिर रिटन एग्जाम लिया जाएगा। अब रिटन एग्जाम में कौन कौन पेपर होंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर मेडिकल टेस्ट। तो हाइट वगैरह जो उसमें था मेडिकल हमने बताया भी था, उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह था। तो ये 3 चरण में होगी। अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं शारीरिक दक्षता का चयन किस तरह से आधार पर किया जाएगा। तो यहां पर उसके बारे में क्या मेंशन किया हुआ है, तो जो नियम बनाई गई है ना 2014 के नियम के, उसको संशोधन किया गया है, उसी के आधार पर यहां पर तय किया गया है। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे शारीरिक दक्षता जो परीक्षण है वो उसमें क्या क्या किया जाएगा। पहले जो रिटन एग्जाम है उसके सिलेबस को समझ लेते हैं कि उसमें रिटन में मेडिकल टेस्ट वगैरह तो आपको पता ही उसमें क्या कराया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला जो शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण में, इस टेस्ट में जो छात्र सफल होगा वही रिटन एग्जाम देगा, और जो रिटन एग्जाम में सफल होगा वो मेडिकल टेस्ट में जाएगा, और जो मेडिकल टेस्ट में फिर सफल हो गया उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर रिटन एग्जाम जो होगा, रिटन एग्जाम तो इसमें 3 पेपर होंगे रिटन एग्जाम में, जिसमें पेपर 1 जो होगा वो सामान्य हिंदी प्लस सामान्य अंग्रेजी। इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 80 प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा और 20 प्रश्न जो है वो अंग्रेजी, 40 प्रश्न अंग्रेजी से पूछा जाएगा।
ध्यान रखिएगा प्रश्नों का थोड़ा पूछने का नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग कर दिया गया है। सीजीएल में देखिएगा तो दोनों में 60-60 है, यहां पर देखिएगा तो सामान्य हिंदी से 80 कर दिया गया है और अंग्रेजी से सिर्फ 40 पूछा जाएगा। पेपर 2 वही आपको जो भाषा पेपर होता है, पेपर 2 भाषा, जिसमें कि स्थानीय और जनजातीय भाषा और कुछ उर्दू, बांग्ला और उड़िया, ये 3 जो जनजातीय और गैर स्थानीय भाषा नहीं है फिर भी इनको यहां पर रखा गया, हिंदी और अंग्रेजी नहीं है इसमें। तो कुल 12 भाषा में कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। क्लियर है? ये भी आपका जो होगा पेपर, ये 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। और पेपर 3 होगा वही आपका, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे पेपर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। पेपर 3 जो होगा ये 120 प्रश्न होंगे इसमें, 120 प्रश्न वही झारखंड से, जीएस से और मैथ से और साइंस से, ये 4 सब्जेक्ट को मिलाकर यहां से पूछा जाएगा। क्लियर है? जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 किस तरह का नेचर का है ये, तो पेपर 1 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगले ही हम स्लाइड में करते हैं। पेपर 1 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि इसमें आपको 30% सिर्फ लाना है। इसके मार्क्स जो मेरिट लिस्ट सफल छात्रों को घोषणा में, इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपको इसमें 30% लाना है। इसमें हमने बताया कि 2 चीज होंगे इसमें, सामान्य हिंदी में वही पैसेज वगैरह रहेंगे, व्याकरण से प्रश्न रहेंगे, कुल 80 प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे इससे। और एक जो सेगमेंट होगा वो होगा सामान्य अंग्रेजी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी पैसेज रहेंगे और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो पेपर 2 है। पेपर 2 जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुल 12 भाषा है। आप यहां पर देख सकते हैं जो ऑफिशियल जारी किया गया है उसमें बाकायदे बताया भी गया है कि जो 12 भाषा है उसमें कौन कौन रहेगा। तो उर्दू रहेगा, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगिया और उड़िया। इसी में से एक भाषा का आपको चयन करना है, इन 12 भाषा में से एक भाषा। 100 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? 12 भाषा में से मान लीजिए कोई छात्र नागपुरी सिलेक्ट करता है तो नागपुरी से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चीज और यहां पर बता दें, जो परीक्षा में अंक दिए जाएंगे किस आधार पर दिए जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो और पेपर 3, तीनों के लिए। तो जैसे कि इसमें हर एक प्रश्न 3 अंकों का होगा, 3 अंकों का। और अगर आप गलत करते हैं, मान लीजिए आप सही करते हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे, गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है हर एक पेपर में, तीनों पेपर में। और अगर मान लीजिए कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो ना मार्क दिए जाएंगे और नहीं काटे जाएंगे, 0। क्लियर है? और हर एक पेपर जो होगा 2-2 घंटे का होगा। पेपर 1 भी 2 घंटे का, पेपर 2 भी 2 घंटे का और पेपर 3 भी 2 घंटे का। तो पेपर 2 हुआ तो ये 100 प्रश्न रहेंगे, तो मतलब 300 अंक का ये रहेगा और 2 घंटे के आपका समय दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है पेपर 3, पेपर 3 में जैसा कि हमने बताया, और पेपर 3 ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपका। पेपर 2 और पेपर 3 उसी के आधार पर तो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। पेपर 3 में जैसा कि हमने बताया 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। और इसमें 120 जो प्रश्न रहेंगे इसमें आप सही उत्तर करते हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे और कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो 0। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो सबसे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान। और झारखंड सामान्य ज्ञान से आप यहां पर देखिए 50 प्रश्न रहेंगे। झारखंड सामान्य ज्ञान में अगर जो बेहतर कर लेता है मतलब कि उनके लिए निश्चित है कि रिटर्न निकलेगा ही। झारखंड सामान्य ज्ञान के बाद इसमें एक जीएस सेगमेंट आता है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन ये अब इसमें कौन सब्जेक्ट आ जाएगा,
तो इसमें वही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स है। तो ये 5 सेगमेंट इसमें आ जाते हैं। फिर इसके बाद सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान से यहाँ पर मतलब वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 20 प्रश्न रहेंगे। और सामान्य गणित से यहाँ पर 10 प्रश्न ही रहेंगे। तब जोड़िए 50 और 40 90 और 20 110 और 10 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्लियर यहाँ पर समझ गए कि किस तरह का ये पैटर्न रहने वाला है। मतलब कि मुख्य रूप से अगर आप फोकस करते हैं, झारखंड हो गया, साइंस हो गया और सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी सेक्शन वगैरह, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी वगैरह, तो इससे अच्छे खासे प्रश्न आपके बन जाएंगे। और इसमें आपको टारगेट रखना है जैसे कि 100 प्रश्न, क्योंकि मेरिट जो आपका बनेगा 100 प्रश्न पेपर 2 का और पेपर 3 का 120 प्रश्न इसी के आधार पर बनेगा। मतलब कि 220 प्रश्न के आधार पर ये मेरिट बनेगा। इसीलिए अगर इसमें आप सफल होते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। और जितना आपके पास समय है, आपके मान के चलिए कि 3 से 4 महीने के लगभग, तो आपके पास सफिशिएंट समय है। उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा कि सर कितने सारे पढ़ने हैं। बिल्कुल ये आसानी से कवर होंगे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी, या फिर कहीं पर क्लासेस वगैरह या फिर हमारे साथ क्लासेस वगैरह जोड़ते हैं तो भी आपको बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। क्लियर है? अब इसमें आगे आते हैं, ये तो मुख्य रूप से अब इसका सिलेबस जारी किया गया है। तो सिलेबस सामान्यतः वही है, हाँ थोड़ा बहुत इसमें अंतर मिल सकता है भाषा पेपर में। जो जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 का तो सिलेबस वही सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। जैसा कि हमने बताया कि 80 प्रश्न सामान्य हिंदी से वही पैसेज रहेंगे, अनुच्छेद रहेंगे उसका, और हिंदी व्याकरण से ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण से 60 प्रश्न शामिल कर दिया गया है। तो हिंदी व्याकरण पर थोड़ा पकड़ ज्यादा बनाइएगा। और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा का भी यहाँ पर सिलेबस 12 भाषाओं का दिया हुआ है, कुड़माली का, फिर हो का, खोरठा का देखिए भाषा वगैरह यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो सारा है, पंचपरगिया, संथाली, नागपुरी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। नागपुरी में ध्यान रखिएगा, इसमें सीजीएल से थोड़ा अलग सिलेबस भी इसमें बनाया गया है। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। उसी तरह कुड़ुख वगैरह, बंगाली वगैरह। जैसे कि हमने बताया कि पहला जो चरण होगा आपका, 3 चरण में परीक्षा होगा। पहला था शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, फिर उसके बाद रिटेन टेस्ट और फिर उसके बाद मेडिकल। तो रिटेन क्या होगा और मेडिकल क्या होगा ये तो आपको पता चल गया। और तो शारीरिक दक्षता में क्या आपको करवाया जाएगा उसको देखिए। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा, इसमें पुरुष के सीने की माप ली जाएगी, उनका हाइट वगैरह वही सब चेक किया जाएगा जो अभी वहां पर था, और महिला वगैरह का जो हाइट वगैरह है उसको चेक किया जाएगा। अब दौड़ की बात करते हैं, मेन इसमें दौड़ ही होता है, शारीरिक जो दक्षता परीक्षण होता है उसमें दौड़। तो दौड़ क्या है, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए यहां पर शामिल किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए है 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है। 10 किलोमीटर जो पुरुष वर्ग रहेंगे 60 मिनट में, और महिला के लिए है 5 किलोमीटर, ये 40 मिनट में उनको दौड़ना है। क्लियर है? इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं दौड़ की तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे फॉर्म भरवाएगा तो कितने लोगों को दौड़ाएगा। मान लीजिए लाखों फॉर्म जाएंगे तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि किन्हीं को दौड़ाया जाएगा। तो एक चीज यहां पर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्लियर है? मान लीजिए 2 लाख फॉर्म जाता है तो 2 लाख को दौड़ाया जाएगा। पहले क्या रिटेन होता था, उसके बाद दौड़ाया जाता है। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे छात्र छट जाते हैं। अगर मान लीजिए पहले ही दौड़ाया जाएगा तो कितने स्टूडेंट को दौड़ाया जाएगा, ये भी एक समस्या है। तो उसके लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है।
लेकिन हाँ, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है। आप अपने जो विभिन्न चरण हैं शारीरिक दक्षता, तो दौड़ को अपने सबसे पहले तो इसी को आपको मजबूत करना है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में तो हम बता चुके क्या करना है, आपको कैसे तैयारी करना है। और उसके लिए बेसिक्स जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे मनीष रंजन का स्पर्धा वगैरह का, तो वो सफिशियंट बुक है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और जीएस सेगमेंट में आप बोलिए सर जीएस में इतने सारे हैं, 40 प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। तो बहुत सारे छात्र 10वीं 12वीं के छात्र या 18-20 साल के उम्र के, 21 साल के उम्र के देंगे, मतलब 25 से कम ही रहेगा, 25-26 साल के। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक सिंगल जो बुक आता है उसी को पढ़िए, सिंगल बुक को ही पढ़िए, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अलग अलग सब इंडिविजुअली पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। वही चिकित्सीय जांच में है, वही आपका लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उनको चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा। जिला के जो असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे उनकी अध्यक्षता में और उनके द्वारा जो गठित चिकित्सीय परिषद है उसके द्वारा मेडिकल जांच वगैरह किया जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची जारी किया जाएगा और ये नॉर्मलाइज कॉमन मेरिट लिस्ट यहां पर जारी होगा। मतलब कि ये तीनों स्टेज हो जाएंगे। पहले तो दौड़ होगा, शारीरिक जो दक्षता है, प्रशिक्षण, उसके बाद रिटेन में बुलाया जाएगा, रिटेन टेस्ट के बाद फिर मेडिकल, और इनके आधार पर ही आपका जो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और कॉमन जो मेरिट लिस्ट जारी होगा, ध्यान रखिएगा, जो मेडिकल में सफल होगा उन्हीं का जारी होगा। अब ये मेरिट लिस्ट आपके मन के सवाल उठेगा सर कि किस मार्क्स को जोड़कर निकाला जाएगा। ये इन तीनों स्टेज के बाद, इन तीनों स्टेज के बाद आपको कॉमन मेरिट कौन छात्र सफल हुआ तो वो जारी किया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर। अब बोलिएगा सर मेडिकल जिनका निकलेगा उन्हीं का जारी होगा ना? बिल्कुल सही, मेडिकल जिनका निकलेगा उन्हीं का जारी होगा पेपर 2 और पेपर 3 के। क्यों यहां पर सीरियल लिखा है? आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका इतना की टिप्पणी के अधीन पेपर 2 और पेपर 3 के विषयों के प्राप्तांक जो नॉर्मलाइज्ड होंगे के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। क्लियर है? और मेधा सूची में भाई वही इक्वल मार्क्स रहेंगे, तो वही चीज है, उनके नाम को वगैरह, उनके डेट ऑफ बर्थ को, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह को ध्यान में रखा जाएगा। और ये न्यूनतम का है, ये तो लागू नहीं होता है, कट ऑफ पर डिपेंड करता है क्या होना है। क्लियर है? फिर उसके बाद अभ्यर्थियों के जो सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन, नियुक्ति। तो नियुक्ति किस तरह से दी जाएगी तो वो बाद में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जारी किया जाता है उसके आधार पर। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। क्लियर है यहां तक सभी को? अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उन चीजों को हम आपको अगले वीडियो में इसको शामिल करेंगे। और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहला चीज जो दौड़ है तो उसको बेहतर बनाइए और डेली बेसिस पर उसको एक रूटीन बना लीजिए सुबह में और शाम में, और उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। पुरुष वर्ग के लिए ज्यादा मेहनत है महिलाओं के मुकाबले, महिला तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो उसको नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और ये डेली बेसिस पर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आपको जॉब लेना है इसी में। तो अब रहा रिटेन की, तो रिटेन की भी तैयारी, क्योंकि अब सुबह और शाम अगर मान लीजिए दौड़ पर अपना समय देते हैं तो रिटेन भी आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि रिटेन मान लीजिए दौड़ निकल गया, पता चला कि रिटेन नहीं निकल पाएगा तो समस्या है एक। तो उसके लिए लाइव बैचेस वगैरह सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लाइव बैचेस में जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपको अब अपना कम समय देकर सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना होगा। आपको ये चिंता नहीं रहेगी कहाँ से हमको क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, टेस्ट कैसे देना है, किन किन टॉपिक पर हमें मुख्य फोकस करना है, वो सारे हमारे कोर्सेज में आपको बताए जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस होगी जिससे आप सीधे बात कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के जैसा। टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह मात्र 1500 इस पर आपको खर्च करना है, आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बाकी के पेपर के लिए भी आपको गाइडलाइंस दिए जाएंगे, नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, जिससे कि आप उसके लिए कोई चार्जेस पे किए बिना भी संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, इन चीज़ों को अगले वीडियोज़ में शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।